नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीबडी। मैं डॉक्टर समीना नदाफ, मातोश्री गिरजाबाई ढोबळे शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय में मैं प्राध्यापक के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपको बीएड सेकंड ईयर के जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी इस विषय के अंतर्गत लैंगिक असमानता इस विषय के बारे में अधिक जानकारी देने वाली हूँ, या हम लोग सब मिलके इस पर डिस्कस करने वाले हैं। अब लैंगिक असमानता का अर्थ देखते हुए मैं आपके साथ यह शेयर करना चाहती हूँ कि ये समस्या कोई निजी समस्या नहीं है, या ये कई एक की समस्या नहीं है। तो लैंगिक असमानता ये पूरे विश्व की है। क्यों? तो विश्वीकरण की वजह से या ग्लोबलाइजेशन के वजह से हम सब लोग बहुत नजदीक आ गए हैं। फिर हमारी जो भी समस्या होती है हम सबको उसके बारे में जानकारी हासिल होती है। जेंडर अनइक्वालिटी या लैंगिक असमानता, ये जब हम देखते हैं इसका अर्थ आपके सामने लिखा हुआ है। कुछ फेमिनिस्ट विद्वानों ने इसके बारे में इनके अनुसार क्या कहा है उन्होंने, देखो, लिंग को स्त्री पुरुष विभेद के सामाजिक संगठन अथवा स्त्री पुरुष के मध्य असमान संबंध की व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जेंडर का मतलब जो है, इसमें हम जैविक रूप से जीवशास्त्र के रूप से देखा जाए तो विभिन्न है, असमान है। क्योंकि शरीर रचना से देखा जाए तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ये दो लिंग या ये दो जेंडर से हम एक दूसरे को पहचानते हैं। लेकिन ये तथ्य को जब हम जानते हैं तो उस वक्त ये तथ्य को अनेक जो दूसरे जो तथ्य है ये जब मिल जाते हैं, जैसे कि सामाजिक तथ्य है या व्यवहारिक है या आर्थिक है या शिक्षा ये जब उसके साथ जोड़ी जाती है तो वो असमानता जो होती है वो असमानता बिल्कुल सबसे हटके होती है। तो उस असमानता के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब पेपनार के अनुसार उन्होंने जो बताया है उसके बारे में भी उनकी राय उन्होंने लिखी हुई है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक उन्होंने भी अपने उनके बारे में लिखा है। अब हमको जो देखना है लैंगिक असमानता के प्रकार क्या क्या है, असमानता के प्रकार क्या अनइक्वालिटी हम सब में देखने को मिलती है। ये जब हम देखेंगे तो मर्त्यता असमानता, ये असमानता हम पहले देखेंगे। इसमें मृत्यु का प्रमाण, अब मृत्यु का प्रमाण देखा जाए तो पुरुषों के प्रमाण से स्त्रियों का मृत्यु का प्रमाण ज्यादा है। अब इसका कारण हम सबको पता है। क्या कारण है मृत्यु होने का? पहला कारण तो ये है कि जब गर्भ में स्त्रीलिंग होता है उस वक्त अभी आधुनिक तकनीक से क्या किया जाता है, तो उसे नष्ट करने का प्रयास किया जाता है। बोले तो गर्भ में ही बहुत सारी जो महिलाएं हैं या स्त्री भ्रूण है वो स्त्री भ्रूण की हत्या की जाती है। इससे क्या हो रहा है, मृत्यु का दर बढ़ते जा रहा है। फिर इसके साथ देखा जाए तो सामाजिक जो समस्या है कि जब दहेज की मांग पूरी ना कर दी जाए तो महिलाओं की हत्या की जाती है। और जब परिवार में जब कोई महिला असाध्य बीमारी से ग्रस्त होती है तो उसी वक्त उसे अस्पताल में ना भेजकर घर में ही घरेलू इलाज किए जाते हैं और उसी वजह से भी उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो प्रमाण है मृत्यु का, ये पुरुषों के प्रमाण में सबसे ज्यादा है। अब प्रासूतिक असमानता के बारे में हम जानना चाहेंगे तो इसका ही ये कारण है कि जब उसका जन्म होने से पहले ही उसके मार दिया जाता है। और किसके बारे में असमानता दिखाई देती है, तो मौलिक सुविधा जो है उसमें असमानता। बोले तो बेसिक नीड्स क्या क्या है अपने, खाना है, पीना है, कपड़ा है, रहन सहन है। अब इसके बारे में जब हम घर से भी देखें तो आपको असमानता नजर आती है। अब जब घर में दो बच्चे हो, एक लड़का या लड़की, उस वक्त भी हमारे नजर में आता है। हम देखते हैं जब बेटा हो तो बेटे को हम हर तरह के फल फ्रूट्स या खाना, ताजा खाना उसे देते हैं। और जब बेटी खाना मांगती है तो माँ का शब्द क्या होता है, माँ क्या कहती है, रुक जा बेटा, जो बच्चा है हम दोनों खा लेंगे। हम दोनों में मतलब माँ और बेटी, बोले तो दोनों भी महिला है। वो क्या सोचती है, बचा हुआ खाना हमारे लिए है और पुरुषों के लिए ताजा खाना और वक्त पर खाना।
बोले तो यहाँ भी मौलिक सुविधा में, बेसिक नीड्स में क्या किया जाता है, असमानता दिखती है। और बेसिक नीड क्या है, अपनी पोशाक है या अपनी शिक्षा है। अब जो शिक्षा है ये प्राथमिक रूप में तो संविधान ने कहा है कि 16 उम्र तक के बच्चों को सबको फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा। फिर भी महिलाओं को, लड़कियों को स्कूल में भेजा नहीं जाता। उनका कहना क्या है, स्त्रियों का काम तो घरेलू काम है, वो काम वो अच्छी तरह से सीख जाएगी तो क्या होगा, उसकी शादी में दिक्कत नहीं आएगी। फिर क्या हो जाता है, उसे पढ़ाई में पीछे रखा जाता है। बड़े बड़े स्कूल जो होते हैं, बड़ी बड़ी जो ज्यादा फीस वाले जो स्कूल होते हैं, उसमें बेटे को भेज दिया जाता है और बेटियों को छोटे से स्कूल में निम्नलिखित, दो खाली वो पढ़ना लिखना जाने इतनी ही उनकी आशा रहती है। बोले तो बड़ा जो शिक्षा है, बड़ी जो डिग्रियां है, वो उसके लिए नहीं होती है। तो इस प्रकार ये जो असमानता है हमको बहुत सारे मामले में दिखाई देती है। अब घरेलू मामले में तो देखेंगे घरेलू असमानता। ये घरेलू असमानता में तो बहुत असमानता दिखाई देती है। घर में जो पुरुष लोग हैं वो कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं और महिलाओं को, स्त्रियों को पूरा घर की जिम्मेदारी पूरी उन पर आ जाती है। जैसे कि रसोई में काम करना, पकाना हो, बच्चों की देखभाल हो, बच्चों की शिक्षा हो, बच्चों की बीमारियां हो, और बहुत सारे जो बुजुर्ग लोग घर में होते हैं, सास ससुर होते हैं या दादा दादी, नाना नानी होते हैं, उनकी भी देखभाल की जिम्मेदारी महिलाओं पर ही होती है। इसके साथ ये जो जिम्मेदारी का बोझ जो है, ये जो उठाती है तो उसका कोई मूल्य नहीं किया जा सकता। अब जब कोई पुरुष बाहर कमाता है तो उसका मूल्य आर्थिक रूप में किया जाता है कि वो इतना इतना कमाता है, लेकिन जब महिला घर में इतना सब काम करती है तो उसे कोई मूल्य लगाया तो कितना बड़ा हो जाएगा, लेकिन नहीं, उसकी जो जिम्मेदारी है उसका कोई आर्थिक रूप उसे दिया गया नहीं है। तो अब हम इसके बारे में देखेंगे तो घरेलू में जो महिलाएं घर में रहती है उसके साथ उनकी जो छोटी बच्चियां होती है, उनकी शिक्षा का भी प्रॉब्लम आता है, उसमें भी असमानता, भिन्नता दिखाई देती है। और शिक्षा के बारे में जब हम देखते हैं तो शिक्षा भी आधी अधूरी ही उनको दी जाती है। फिर जो असमानता है, मृत्यु दर है, ये सब प्रकार जब हम देखते हैं तो मृत्यु दर में दहेज न देने की वजह से हो, या जब तलाक हो जाता है या वो विधवा हो जाती है, उस वक्त भी उसे घर में अपनाया नहीं जाता। तो ये जो असमानता है, यह असमानता कब खत्म होगी, तो जब हमारा समाज अच्छी तरह से पढ़ेगा लिखेगा, ये सब समस्याओं के बारे में जानेगा और इसके बारे में जो सुझाव दिए गए हैं वो सुझाव अपने में अमल करेगा। उस वक्त ही महिलाओं की जो स्थिति है, जो भेदभाव हम कर रहे हैं, वो क्या होगा, कम होगा और हमारा भारत देश आगे बढ़ेगा। थैंक यू।